चलिए तो आज हम लोग को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमें करना है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको हम लोग देखेंगे और पार्लियामेंट की कौन कौन सी बॉडीज हैं, ठीक है, अभिन्न अंग उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा संसद है पार्लियामेंट है उसके अंग कितने हैं या किससे किससे मिलकर के पार्लियामेंट बनती है। मैंने पहली क्लास में भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा पार्लियामेंट के बारे में बात किया था, ठीक है, कि पार्लियामेंट आखिरकार एक्चुअल में है क्या, किसका अंग है पार्लियामेंट। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट किसका अंग है, तो किसका अंग है वो विधायिका का। ठीक है, एक तरह से विधायिका की जो कानून बनाने की शक्ति है, तो कानून जहाँ पर बनते हैं उस संस्था का क्या नाम है, पार्लियामेंट। ठीक है, विधायिका क्या करते हैं, कानून को बनाती है, और कानून जहाँ पर बनते हैं उस संस्था का, मान लीजिए इस कमरे के अंदर बैठ करके कानून बन रहे हैं, तो इस कमरे में जो भी लोग बैठेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। क्लियर है ना। तो कानून बनाने वाली संस्था का क्या नाम है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है कि कानून बनाने वाली संस्था का क्या नाम है, जहाँ कानून बनते हैं वो क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अगर हम लोग क्या देखेंगे, अंग देखेंगे, तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 पिलर पर टिका हुआ है। पहला लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और हमारा क्या, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब अगर आपको कोई पूछता है कानून एक्चुअल में बनाता कौन है, कानून एक्चुअल में बनाता कौन है, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति कानून बनाता है। ठीक है, कानून राष्ट्रपति तो बनाता है, यानी फाइनल जब उसके सिग्नेचर हो जाएंगे बिल में तभी वो कानून बनेगा। तभी कोई पूछता है कि कानून बनाता कौन है, अगर आप कह देंगे प्राइम मिनिस्टर, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, ना कि वो खुद कानून बनाता है। ठीक है, तो अगर कानून बनाता कौन है तो कौन, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, इन दोनों की सलाह पर, ये दोनों जो भी सलाह देंगे, राष्ट्रपति को जो भी सलाह देंगे, ये दोनों भाई लोकसभा में बिल पहुंचेगा, यहाँ से पास होगा, फिर राज्यसभा में पहुंचेगा, इन दोनों के मेंबर्स क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे। क्लियर है ना भाई, इन्हीं दोनों से ही तो हमारी जो कार्यपालिका है वो बनती है। कार्यपालिका हमारे फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इन्हीं दोनों से ही होता है। प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं दोनों में से किसी एक का अंग होगा। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर का अलग सिलेक्शन होता है क्या, कभी देखें प्राइम मिनिस्टर का अलग सिलेक्शन हो कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा हूँ, ऐसा किसी उम्मीदवार ने कहा नहीं। वो इलेक्शन काहे का होता है, इलेक्शन होता है सांसद का। हमारे अगर नरेंद्र मोदी हैं तो कहाँ से सांसद, बनारस से। ठीक है, और इन दोनों में से किस सदन के सदस्य थे वो, लोकसभा के। ठीक है, तो हमारे नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि सांसद कहाँ से हैं, लोकसभा से। और हमारे अगर मनमोहन सिंह की बात करें हम, वो किस सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के। ठीक है, यानी कि क्या, अगर कोई व्यक्ति पीएम पद के लिए यानी नॉमिनेट हो रहा है या नियुक्त कर रहा है उसे राष्ट्रपति, तो उसे इन दोनों में से किसी एक सभा का सदस्य होना होगा। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या करेगा, इसी प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर क्या करता है, कोई भी कानून का निर्माण करता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आखिरकार कानून बनाने की जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो ये क्या है, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अब सीधे हम स्विच करते हैं डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति आप लोग डायरेक्ट करेंगे, मार्कर भी नहीं चल रहा है। चलिए, अच्छा, राष्ट्रपति का अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में कई बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी सीमित आर्टिकल्स में ही है भाई, हम आपातकाल देखेंगे वहाँ पे भी हुआ है। ठीक है ना, हम क्या हो गया, ठीक है, यानी कि बहुत सारी जगहों पे राष्ट्रपति का उल्लेख हुआ है। लेकिन अगर कहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है, अगर जो है कभी ऐसा पूछ लेता है राष्ट्रपति के बारे में कितने आर्टिकल्स में बताया गया है टोटल, ठीक है, तो हम उनको जो है देख लेते हैं। भाई हमारे जो पार्ट 5 है जिसमें हम संघ सरकार पढ़ते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें आर्टिकल 52 से लेकर के और आर्टिकल 61 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के बारे में सारा कुछ कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक में।
अदर जो है बहुत सारे जगह पे बहुत सारे आर्टिकल्स में और भी उल्लेख है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस इतने ही आर्टिकल्स में उल्लेख है, उसका जिक्र कई बार किया गया है। लेकिन इतने जो आर्टिकल है कि राष्ट्रपति का पद, निर्वाचन, कार्यकाल, उसके वेतन भत्ते, शर्तें, शक्तियाँ, ठीक है ना, उसका निर्वाचक मंडल या इलेक्शन, इन सब पर आधारित है कितने जी आर्टिकल्स। तो हम लोग पहले इन सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं कि इन आर्टिकल्स में आखिरकार क्या क्या कहा गया है। उसके बाद फिर हम एक एक करके उसका निर्वाचक मंडल, उसका इलेक्शन कैसे हो रहा है, वेतन, कार्यकाल, एक्सेट्रा सभी की बात करेंगे। हमें इसमें जो है हमें कुल इतने आर्टिकल्स देखने हैं, मुख्य ये हैं। अब आप कहेंगे सर 57 और 59 कहाँ गया, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है, जो आर्टिकल 59 है वो कुछ शर्तें बताता है कि प्रेसिडेंट के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसी शर्तें हैं। और बाकी ये जो मुख्य हैं वो ये हैं। उनमें से जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 क्या कहता है, ठीक है, हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है, जो राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, राष्ट्रपति का पद इसमें उल्लेखित किया गया है आर्टिकल 52 में। यानी कि संविधान में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का हेड होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होगा, यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का हेड होगा। अब इसी आर्टिकल से, ये जो कार्यपालिका का हेड है, इसी आर्टिकल से राष्ट्रपति को क्या है, तमाम तरह की कार्यपालिका शक्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक है, तमाम तरह की विधायी शक्तियाँ भी मिली हुई हैं, सैन्य शक्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक, आपातकालीन शक्तियाँ मिली हुई हैं। भाई कार्यपालिका का हेड है, ठीक है, तो कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी, जिस भी कार्य में उसका क्या है, उसकी पावर की आवश्यकता है, वो सभी कहाँ पे निहित है, आर्टिकल 53 के द्वारा इनडायरेक्टली किसे मिले हुए हैं, राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। यानी कि अगर कार्यपालिका का प्रधान की बात आती है कहीं पे, तो आर्टिकल 53 बताता है कि राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का यानी एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक तो वास्तविक प्रधान और एक क्या, नाम मात्र का, ठीक है ना। तो जो वास्तविक प्रधान है वो हम देखते हैं, वो कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, डी फैक्टो जिसे कहते हैं। और डी ज़ीरो कौन है, ये है आपके राष्ट्रपति, ठीक। इसको हम देख लेंगे नाम मात्र का प्रधान, ठीक है ना, नाम मात्र का प्रधान, इसे बोलते हैं डी0। चलिए, खैर वो नाम मात्र का कार्यपालिका आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम आर्टिकल 54 में देखेंगे। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है, भाई राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कर दिया गया, बता दिया गया कि कार्यपालिका का एक प्रधान होगा, ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान होगा, और इसकी सहायता के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक। उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो 53 में बात हो गई हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव की। 54 में जो बात की जाएगी वो होगा राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसके लिए जो निर्वाचक मंडल है, जो इलेक्टोरल कोलाज है, उसकी बात होगी कहाँ पे, आर्टिकल 54 में। निर्वाचक मंडल मतलब कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना मैम, ठीक है। यानी कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो हम कहाँ देखेंगे, आर्टिकल 54 में देखेंगे। यानी कि निर्वाचक मंडल क्या बोलेंगे हम इसे, इलेक्टोरल कोलाज, ठीक है। निर्वाचक मंडल हम देखेंगे कहाँ, आर्टिकल 54 में।
आर्टिकल 55 में हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रोसेस है, जो भी प्रक्रियाएं होंगी, हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है वन लाइनर में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। उसकी हम आगे बात करेंगे। भाई इसका जो चुनाव प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चुनाव प्रक्रिया है, ठीक है। तो वो उसको भी समझना, मान के चलिए पूरा एक अलग सेशन की बात है वो। चलिए तो यहाँ हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है ना। चुनाव प्रक्रिया की बात कहाँ करेंगे हम, आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल है, यानी इसका जो टेन्योर है, टर्म है। जो कार्यकाल है इसका राष्ट्रपति का, वो इसमें उल्लेखित है आर्टिकल 56 में। फिर आर्टिकल 58 की, अभी मैं 57 और 59 की बाद में बात करूंगा। आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 58 में क्या कहा गया, क्वालिफिकेशन, यानी कि कोई अगर व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। भाई ऐसे तो थोड़ा ये सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे संविधान ने सभी को राइट दिया हुआ है कि सभी खड़े हो सकते हैं, बट क्या है, कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन की बात है इसमें, क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यता। अभी एक एक टॉपिक की हम लोग इंडिविजुअल भी बात करेंगे। क्वालिफिकेशन में यानी योग्यता किसमें दिया गया है, आर्टिकल 58 में। इसको मैं ऊपर दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है, देखिए आर्टिकल 60 के द्वारा राष्ट्रपति के ओथ की बात है, यानी जो शपथ राष्ट्रपति लेगा, उसके संदर्भ में बताया गया है आर्टिकल 60 में। सिर्फ यही राष्ट्रपति ही है जिसके लिए अलग से आर्टिकल बनाया गया है शपथ के लिए। बाकी सभी जो हैं उनको वो जो शपथ लेते हैं उनकी जो चर्चा हम करते हैं शेड्यूल 3 के द्वारा। जो अनुसूची 3 है वो भी हमारे शपथ से रिलेटेड है, अनुसूची 2 क्या है, वेतन और भत्तों से रिलेटेड है, अनुसूची 3 क्या है, शपथ से रिलेटेड है। तो वो सभी जो शपथ लेते हैं वो आर्टिकल शेड्यूल 3 में उल्लिखित है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए हमने क्या किया है, अलग से आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 69 का आ रही है। जो पानी पी नींद ना आया यार, हाँ सही से मार्कर भी तो देख रहे हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल दबा के चला रहा हूँ, फिर भी ऐसे ही चल रहा है, क्या किया जाएगा। इससे तो हमें कहते हैं कि ऐसा करिए, सारी व्यवस्था आप लोग करा करिए, लिंक आप लोग लेके आइए, हर चीज़ तो हमें लेके आए, इससे सही करो। चलिए आर्टिकल 16 में क्या कह रहा है, ओथ। आर्टिकल 60 में ओथ की बातें की गई है कि यानी कि राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाएगा तो निर्वाचित होने के बाद वो अपने पद की शपथ लेगा, अपने पद की शपथ लेगा। तो वो सारी जो शर्तें, क्या क्या शपथ लेगा, कैसे लेगा, ये सारा प्रोसेस किसमें बताया गया है, आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 में क्या है, उल्लेख है इम्पीचमेंट, महाभियोग। मान लीजिए राष्ट्रपति है, कार्य कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसे कार्य कर दे जो कि असंवैधानिक हो, यानी संविधान के हित में ना हो, ठीक है ना, असंवैधानिक हो, संविधान के द्वारा ना हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर क्या करेगा वो, मान के चलिए वो निर्योग्य साबित हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर वो निर्योग्य साबित किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया करेंगे ना। ये भी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, इसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। आज तक कितनी बार अच्छा इम्पीचमेंट आ चुका है अभी तक, राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट एक भी बार नहीं आया ना। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट अभी तक एक भी बार नहीं आया। अच्छा अभी फिलहाल में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट आया था, अमेरिका, ठीक है ना, आ चुका है, 2 बार आ चुका है, ठीक है, पर फिर भी वो क्या हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, महाभियोग,
क्या, इम्पीचमेंट। जितनी टफ प्रक्रिया है इसके इलेक्शन के प्रोसेस की, उतनी ही टफ प्रक्रिया क्या है इसके इम्पीचमेंट की। ठीक है ना, पहली बात तो विशेष बहुमत के साथ इसको पास कराना पड़ जाता है। ठीक, आर्टिकल 62 भी कहीं कहीं मान लीजिए, अगर हम आर्टिकल 62 की भी बात कर लेते हैं, आर्टिकल 62 क्या कहता है, आर्टिकल 62 क्या कहता है, कोई आइडिया? देखिए आर्टिकल 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जा रहा है, राष्ट्रपति का पद किसी भी आधार पे खाली हो जा रहा है, या तो उसकी मृत्यु हो जा रही है, या तो वो इस्तीफा दे रहा है, या फिर उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया सक्सेस हो जा रही है, तो अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कंडीशन में खाली हो जा रहा है तो उस दशा में क्या है, या तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल लेगा, पद संभाल लेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, लेकिन वो बैठ तो गए पद पे, लेकिन फिर भी क्या है, हमें राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना होगा, और इलेक्शन कितना, 6 मंथ के अंदर, 6 माह के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति का नया इलेक्शन कराना होगा। क्लियर है ना? यानी आर्टिकल 62 क्या बताता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जा रहा है तो उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, अदर जो है जो सीनियर जस्टिस है वो बैठेंगे, लेकिन भाई चूंकि उसका पद एक दिन के लिए उसकी कुर्सी खाली तो रखी नहीं सकती, देश का क्या है, सर्वोच्च नागरिक है, वो पहला नागरिक, सर्वोच्च व्यक्ति। ठीक है ना, यानी एक तरह से राजा है। ठीक है, तो उसका पद एक भी मिनट के लिए खाली तो रख नहीं सकते। जैसे ही ये खाली होगा विद इन मिनट्स क्या करेंगे, जो अगला जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया होगा वो तुरंत क्या करेगा, सारा कारोबार संभाल लेगा। लेकिन हम 6 महीने के भीतर क्या करेंगे, हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा, यानी नया राष्ट्रपति हमको चुनना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी। अब अगर हम आर्टिकल 59 की बात करते हैं, आर्टिकल 59 क्या कहता है, बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं वो, बस आर्टिकल 59 यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया गया है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो उसकी जो सदस्यता है किसमें, लोकसभा या राज्यसभा में, या फिर वो अगर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे आसीन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसकी लोकसभा या राज्यसभा से सदस्यता खत्म हो जाएगी। मतलब राष्ट्रपति क्या है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? मान के चलिए अब आप हैं लोकसभा के आप सांसद हैं, अब आप क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में आप खड़ी हो गई, आप चुन ली गई तो आपको क्या है, आपको लोकसभा की अपनी जो सदस्यता है उसको छोड़ना पड़ेगा। वाह, लोकसभा के सदस्य करना भी देखिए। ठीक है, तो उसको क्या है, मतलब उसको तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे बैठा हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद क्या होता है, लाभ का पद क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। कोई शासकीय नौकरी कर रहा हो। अच्छा ठीक, अब मान के चलिए पंडित जी का कोई प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर है, तो अगर वो इलेक्टेड हो जा रहा है तो क्या उसको भी छोड़ना पड़ जाएगा? हाँ सर, छोड़ना पड़ेगा। नहीं, जो ये प्रोफेसर का जो पद होता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद ही नहीं माना जाता। समझ आ रही ना बात? यानी कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको लाभ का पद नहीं माना जाता। अगर मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, अगर वो अपना इस्तीफा दे रहा है तो क्या है भाई, जो स्टूडेंट है उनके भविष्य के साथ उनके भविष्य का नुकसान हो गया ना। ठीक है, तो जो प्रोफेसर का जो पद है, जो भी एजुकेटर है, उसके पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद नहीं माना जाता। इससे प्रोफेसर को अलग रखा गया है। ठीक है ना, ये आपको फंसा सकता है कभी भी, भाई देखेंगे हम तो सैलरी तो उसको भी मिल रही है गवर्नमेंट से, बट जो प्रोफेसर का पद है एजुकेटर का, वो क्या है, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है ना, यानी कि कहा जाता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा की कोई कीमत ही नहीं है, यानी उसको जो सैलरी मिल रही है किसी प्रोफेसर को, वो शिक्षा देने की सैलरी नहीं मिल रही है, वो सैलरी मिल रही है उसको अपना समय देने की। समझ में आ रही है ना? यानी हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ाने का पैसा नहीं मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा तो हम 1.5 घंटा यहाँ पे आप लोगों के सामने से टहल रहे हैं। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में प्रोफेसर वगैरह कुछ ऐसी पोस्ट हैं, इनको क्या किया गया है, हटाया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आर्टिकल 59 में हमने ये देख लिया, क्या देखा हमने कि राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट निर्वाचित हो जाएगा। आर्टिकल 59 में कहा गया है। और कोई पद प्रोफेसर, हाँ, जैसे कुछ ऐसे मान लीजिए देश के
प्रति जैसे कोई पद है, जैसे कोई कर्नल है, जनरल है, इस टाइप के लोगों को अगर मनोनीत कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, निर्वाचित कर दिया है, तो वो भी कुछ ऐसे पद उसमें भी हैं जिनको ये माना जाता है कि अगर ये वहाँ से हट जा रहे हैं तो क्या होगा, देश की सुरक्षा के प्रति एक वो हो जाएगा, ठीक है ना, लूप होल आ जाएगा। तो कुछ ऐसे इसमें, लेकिन आपको फंसाया अधिकतर प्रोफेसर से ही जाता है, जो भी एक आध वनडे एग्जाम्स में से पूछा गया है, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है सर, तो उसमें आपको प्रोफेसर को जरूर इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, कि भाई वो प्रोफेसर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं है, ठीक है ना, उसमें किसी जुडिशरी में कोई दे दिया जाएगा या फिर कुछ ऐसा विधानसभा वगैरह का दे दिया जाएगा, उसमें प्रोफेसर दे दिया जाएगा, तो हमें याद रखना प्रोफेसर को। चलिए अब अच्छा, सबसे पहले क्या चालू करें, पहले छोटे छोटे निपटा लेते हैं, उसके देखिए जो आर्टिकल 57 है उसमें आपका कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसका री इलेक्शन, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति क्या हो रहा है, समय से पहले अपने पद से हट जा रहा है, अगर राष्ट्रपति क्या है भाई, कार्यकाल हमने देखा 56 में, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समय से पहले समाप्त मतलब भंग हो जा रहा है, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर इस्तीफा दे दे, इम्पीचमेंट आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसमें क्या है, हम री इलेक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 57 में सिर्फ री इलेक्शन, जो हम री इलेक्शन कराते हैं वो किसमें है, आर्टिकल 57 में। तो ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाएगा आपके इलेक्टोरल कोलाज से। इलेक्टोरल कोलाज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग आपका इंपॉर्टेंट है, और आपका हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। इस पूरे में केवल 3 ही आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, निर्वाचक मंडल और आपका इम्पीचमेंट, ठीक है ना। सिर्फ 3 से ही वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है बहुत ज़्यादा, अधिकतर। ये 57 और 59 तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पूछे भी गए, ठीक। चलिए इरेज कर दें इसको। चलिए सबसे पहले मैं तो कहूँ छोटे छोटे निपटा लेना है, उसके बाद फिर प्रोसेस और जो इलेक्टोरल कोलाज है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेंगे, इसका कार्यकाल देख लेंगे, और आपका जो इसका पद वगैरह तो देखना ही नहीं, क्योंकि बस वही एक लाइन है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे एक चीज़, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो कैसे है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, उससे इम्पोर्टेंट बोलना है भाई, उसमें ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से उठाया है, लेकिन वहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलती है। ये भी आपसे एक पॉइंट हो सकता है कि जो ब्रिटेन है उसमें किस प्रकार का पार्लियामेंट है, लोकतंत्र है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मोनार्की मीन्स क्या होता है, राजतंत्र, यानी वहाँ जो राजतंत्र है, जो राजा का पद है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही प्रदत्त है, ले रही बात, यानी वहाँ जो क्राउन का पद है उसका उल्लेख ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कि हमारे देश का एक क्राउन होगा, यानी वहाँ क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलती है। अपने देश में तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। हम लोगों ने क्या उससे लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, हमने क्या किया है, हमने रिपब्लिक, हमने क्या किया है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी लिया है। अच्छा डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, एक लाइन में छोटा सा उनको बताना है, डेमोक्रेसी क्या होता है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है ना, यही होता है, यानी कि मेजॉरिटी का शासन, मेजॉरिटी का रूल बाय मेजॉरिटी। भाई क्या अगर जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है वही तो सरकार बनाती है, ठीक है ना, यानी कि वही क्या करती है, बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, मेजॉरिटी का, एक बड़े वर्ग का। तो अगर हमें डेमोक्रेसी को बताना है तो डेमोक्रेसी सीधे सीधे क्या है, रूल बाय मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत का शासन, क्लियर है ना, ठीक है। अगर रिपब्लिक की बात आती है, रिपब्लिक क्या है, छोटे छोटे राज्यों का मिलकर जरूरत है, रूल बाय लॉ, विधि का शासन, जहाँ पे विधि का शासन चल रहा है, ठीक है, वो क्या है, रिपब्लिक, क्लियर है ना। और जहाँ मेजॉरिटी का शासन चल रहा है, डेमोक्रेसी, ठीक है ना। चलिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट क्या होता है ना कि दिमाग स्किप कर जाती हैं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम लोग पढ़ते हैं कि गणतंत्र में जहाँ पे राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन होता है वो गणतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। जहाँ राष्ट्रपति का, भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी तो एक मेजॉरिटी के द्वारा ही हो रहा है,
देखें अगर हम इनडायरेक्टली क्या है, एक मेजॉरिटी के द्वारा ही हो रहा है, भले ही वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या, हम ही तो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। इनडायरेक्टली भले ही चुन रहे हैं, बट क्या हम ही चुन रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम एमएलए को चुनेंगे, एमएलए क्या करेगा, हमने एमएलए चुना, हमने एमपी चुना, और एमपी और एमएलए दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और वही क्या करेंगे, राष्ट्रपति को चुनेंगे। ठीक है ना। तो एक तरह से जो जनता है उसका भी इनडायरेक्टली उसी का तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। ठीक, चलिए उसकी हम चर्चा करेंगे जब हम निर्वाचक मंडल को पढ़ेंगे। एक लोग जरा थोड़ा सा नीचे चले जाइए और उनसे कह दीजिए भैया कोई मार्कर और कर देते यार। तो एक लोग कहिए मार्कर दीजिए, फिटिंग दीजिए कुछ। 10 तारीख को जो है आना है उनको, योगी जी को यहाँ भी है। हाँ बांधई में तो उनका दौरा है। अब हो सकता है कि वो देखने आ जाए, कोई बड़ा आगे जा रहे थे डायरेक्टर जो है भारतीय, सब दिन चले जा रहे थे लखनऊ, तो रास्ते में कमिश्नर का फोन आ गया तो वो रास्ते में वापस लौट गया। उसे किसी डैम वैम का इनॉग्रेशन करने आ रहे थे। हाँ? किसी डैम वैम का इनॉग्रेशन करने आ रहे थे। भले ही यहाँ ना आए लेकिन जो है लेकिन इन लोगों को तो डर है कि कहीं मान लो आ गए। आईजी सर को आना था, फोन कर रहे हैं सर माइक की व्यवस्था करिए कहीं से, इज्जत का सवाल है। आप क्या करवा रहे हैं आप ही का माइक था क्या सर? तो फिर फोन कर रहे सर आपने इज्जत बचाई। हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 58 के अंदर कर ले रहे हैं क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे, क्वालिफिकेशन की। बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। ठीक है सर। अब जब क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या जो योग्यताएं हैं उन शर्तों को पूरा करना चाहिए एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को। ठीक है, सबसे पहली कौन सी योग्यता होनी चाहिए, पहला सबसे पहला चाहिए, सभी को रखा हुआ है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए इसके अंदर, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। ठीक है ना, एज 35, ठीक है ना, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होना चाहिए। तीसरी योग्यता इसके अंदर क्या होनी चाहिए, हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक, चलो खैर पूछे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई पद धारण नहीं कर रहा होना चाहिए। केवल क्या है, एक्सट्रैक्ट किसके, प्रोफेसर। अच्छा, हमारे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, तो क्या उन्होंने अपने साइंटिस्ट पद से इस्तीफा दे दिया था? वो किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते थे? वो भी तो होते थे। तो क्या साइंटिस्ट का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद माना जाएगा? भाई अगर साइंटिस्ट अपने काम से इस्तीफा देगा तो देश की क्या है, प्रोग्रेस से रुक जाएगी। ठीक है ना, नया इनोवेशन ही नहीं होंगे। तो हम देखें एक एग्जाम्पल हमारे पास वो भी है। ठीक है ना, चलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी साइंटिस्ट हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये सारे पद क्या है, अलग रखे गए। चौथा आप क्या देख रहे हैं इसमें कि ये जो व्यक्ति है, जो भी सदस्य है खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, उसको लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। यानी कि वो कैपेबल होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। क्या हो गया, दरबार करोगे तो अलग अलग बना दो। ठीक है ना, लोकसभा का सदस्य धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। और भी कोई योग्यता होनी चाहिए? अच्छा, ऐसा है क्या कि उसको कोई साइंटिस्ट भी होना चाहिए, फिर उसको प्रोफेसर होना चाहिए, फिर उसको एमटेक या कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, या कम से कम बीए तो पास होना ही चाहिए? ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की यानी एजुकेशन की, तो एजुकेशन की कोई योग्यता है नहीं। ठीक है ना,
अगर इसमें कहा गया है संविधान में कि अगर हम एजुकेशन की कोई योग्यता रखते हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो है भाई जो हम समन्वयक बनाना चाहते हैं वो तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्या होगा, एक हार्मोनी नहीं बन पाएगी। क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास वो संसाधन नहीं थे, कैपिटल नहीं थी पढ़ने की, ठीक है ना। कुछ ऐसे जो हमने भी देखा हमारे राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके पास क्या था, उनके अर्ली एज में कोई संसाधन नहीं थे। तो अगर हमने योग्यता रख दी कि भाई कोई अगर मास्टर नहीं है तो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, तो भाई वो तो क्या हो गया, उसके साथ एक भेदभाव हो गया ना। तो इसको जो है एजुकेशन को अलग रखा गया है, ठीक ना, भेदभाव के साथ नहीं किया। चलिए, और इसमें कोई और शर्त है राष्ट्रपति चुनाव की, और कोई शर्त तो मुझे समझ नहीं आती कोई, इतनी है बस, ठीक है ना, इतनी ही है। चलिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और एजुकेशन की कोई शर्त है नहीं। ये हमने क्या देख लिया, इसकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं, ठीक है। हाँ, और बाकी वो है कि उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैंकरप्ट ना हो, ये सब चीज़ें हैं वो हम सब में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कोई बहुत खास उसमें है नहीं। चलिए खैर लिख लीजिए, एक जो है नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मीन्स क्या होता है, बैंकरप्ट, पता चले लोन ले लिया उसने और फिर उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और मेरे पास तो कुछ है नहीं, पूर्ति कर लो, ठीक है। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट शर्त क्या है कि उसको संविधान के प्रति क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि वो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो पढ़े हुए संविधान को गाली दे रहा है, कि संविधान को मानता ही नहीं हो और वो भी इलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको संविधान के प्रति क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई कुछ शर्तें किसी क्वालिफिकेशन की। आर्टिकल 56 में क्या था, हाँ, कार्यकाल था ना। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हुआ, 5 साल, ठीक है। यानी अगर 20 जून 2020 को कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है तो उसका कार्यकाल कब तक का होगा, 20 जून 2025 तक का, ठीक है। उसी के कार्यकाल में ही क्या होगा, हमें राष्ट्रपति चुन लेना होगा। उसका कार्यकाल के जो 2-3-4 महीने बचे होंगे उसी दरमियान हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन करवा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये अपने पद से उठेगा दूसरे व्यक्ति को तुरंत हमें राष्ट्रपति पद पर बैठाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ठीक है। एज की कोई लिमिटेशन, कोई नहीं, एज की कोई लिमिटेशन है, ठीक है भाई। 65% बताया रामनाथ कोविंद अभी कौन से क्लास में, ठीक है। तो इसकी जो है एज का कोई जो है, एज की कोई योग्यता है नहीं, ठीक है ना। बस ये है कि हाँ एज इतनी ना होनी चाहिए कि पता चले 95-90 ईयर्स के हैं और उनको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, कुछ बताया जा रहा है कुछ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्वसंज्ञान से संसद ये निर्धारित करेगी, ठीक है ना। और बाकी जो है जो टर्म के लिए शर्तें वही होगी जो संसद निर्धारित कर दे। अल्टीमेटली सभी चीज़ों के लिए वही अंतिम फैक्टर होगा जो संसद क्या करेगी, निर्धारित कर देगी। पता चले संसद कोई कानून लेके आ गई, अभी कुछ समय पहले तो बात चल रही थी कि 75 ईयर से ऊपर वालों को टिकट ही ना दिया जाएगा, ठीक ना। अभी 2019 के इलेक्शन सब चल रहा था सिस्टम, उसी समय बात आ रही थी कि 75 ईयर से जो ज़्यादा के हो गए हैं उनको वोट वो नहीं दिया जाएगा टिकट। तो बेचारे लाल कृष्ण अडवाणी तो पहले अपने आप को भेजते फिर ठीक है। तो इसमें जो है संसद जो शर्तें, बाकी की जो संसद शर्तें निर्धारित करती है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई एज होनी चाहिए, ठीक है। बस वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, इसमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की भी कहीं बात नहीं है कि पता चले अगर कोई विकलांग है तो नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, ये तो हो गया कार्यकाल। देखा जाए कार्यकाल में हमने उसका एज वगैरह सब देख लिया। आर्टिकल 53 अब देखते हैं। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, इलेक्टोरल कोलास यानी निर्वाचक मंडल।
54 में है ना? हाँ 54 है। 54 में ओह सॉरी 53 में क्या है? हाँ सॉरी 54 में है यार। हाँ 52 से चालू होगा। कार्यपालक प्रमुख होगा। पावर्स ठीक है 54 में निर्वाचन मंडल, ठीक है 53 में वो है कार्यपालिका का प्रधान। चलिए 54 में है इलेक्टोरल कोलाज। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, बताइए कुछ आइडिया है आप लोगों को, कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है? तो संसद के सदस्य देख इलेक्टोरल क्लॉज में एक तो संसद भी शामिल होगी, ठीक है ना, दूसरा कौन शामिल होगा? विधान सभा, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल होगी। अच्छा इसमें विधान परिषद, क्या विधान मंडल पूरा शामिल होगा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों? इसमें क्या विधान परिषद शामिल होगी? विधान परिषद ही शामिल होगी। क्यों, रीजन क्या है भाई? कुछ स्टेटों के पास ही तो विधान परिषद है। सिर्फ इस समय कितने स्टेटों के पास विधान परिषद है? 6 स्टेटों के साथ जम्मू कश्मीर की भी खत्म हो गई। तो अगर हम विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल करवा दे रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिन राज्यों के पास विधान परिषद है उनका क्या हो जाएगा? उनके मेंबर ज़्यादा पहुंच जाएंगे। तो क्या हो गया? पार्शलिटी हो गई ना वो, ठीक है, यानी कि जिन स्टेट के पास परिषद नहीं है उनके तो कम मेंबर है, जिनके पास परिषद है उनके ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे। इसलिए हमने विधान परिषद को इससे बाहर कर रखा है। अब देखिए संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे इसमें? भाई हमने देखा कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? मतलब आज की डेट में अगर हमें इलेक्शन कराना है, चुनना है, तो हमें लोकसभा में कितने मेंबर्स चुनने पड़ेंगे? 45? गलत गलत, कितने? वही तो बोल रहा 545 में 43 बोला। हाँ तो आप सही कहा, 543 हम लोग तो पढ़ते चले। अच्छा कौन कौन मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे? आप तो एग्री कर ही नहीं रहे, तो आप तो हाथ खड़ी कर दो। कौन कौन मेरी बात से एग्री नहीं कर रहा? भाई हम लोग चूंकि अब आप कहोगे कि हम तो सर 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे पास अधिकतम सीटें कितनी हैं? 552, जिनमें से हम 545 सीटों पर क्या करा रहे हैं? चुन रहे हैं। 7 सीटें हमारी खाली पड़ी हैं। कौन सी? पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में जो क्षेत्र हैं उनकी, ठीक है। तो हम क्या करते चले आ रहे हैं बचपन से? 545 सीटें हम चुन रहे हैं। इन 545 सीटों में हम क्या कर रहे हैं? 543 में इलेक्शन करा रहे हैं और 2 सीटें क्या कर रहे हैं? हम नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने अपनी पहली क्लास में ही आपको बताया था कि जो नॉमिनेशन वाली सीट है वो खत्म हो गई है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 104 से, जो कि जनवरी 2020 में आया है। उससे हमने क्या कर रखा है? इसको ख़त्म कर रखा है। जो 2 सदस्य नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियंस, उनको हमने अब उनका सिस्टम खत्म कर दिया बिल्कुल। तो अब कितने बच रहे हैं? 543, यानी 543 सीटों पे हम इलेक्शन कराएंगे। यानी कि अगर आप देखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में अब लोकसभा से कितने मेंबर शामिल हो सकते हैं, तो सारे के सारे शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनोनीत तो हमने हटा दिए नॉमिनेटेड वाले। पहले क्या होता था? पहले जो है इलेक्टेड शामिल होते थे और नॉमिनेटेड जो है शामिल नहीं होते थे। यानी कि 545 में से तब भी 543 शामिल हो रहे थे। अब नॉमिनेटेड हमने खत्म कर दिया। अब यानी कि लोकसभा के सारे मेंबर, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम इस बार ये यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है बड़े आराम से, क्योंकि अभी नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। वो कह देगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का मतलब कौन सदस्य शामिल नहीं हो सकते, ठीक ना। वो उसमें बोल देगा आपसे ये कौन सा, तो आपने क्या करा? आपने तो पढ़ा रखा है कि नॉमिनेटेड वाले नहीं है, ठीक है ना। वो कथन करके देगा वो, तो उसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि भाई अब वो खत्म ही हो गया, वो बिल्कुल नॉमिनेटेड खत्म ही हो गए। तो सीधे सीधे कह देगा कि क्या लोकसभा के सारे मेंबर शामिल हो सकते हैं? आप तुरंत अपना दिमाग लड़ाओगे कि सारे तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नॉमिनेटेड तो करते ही नहीं हम शामिल, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है कि लोकसभा के सारे मेंबर शामिल हो सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ तो समझ में आ रहा आपको? जी जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले अगर ये आता लिख करके उसमें ऑप्शन में कि क्या लोकसभा के सारे मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं? गलत, क्योंकि 2 नॉमिनेटेड नहीं रख सकते थे। बट आज की कंडीशन क्या है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में सारे मेंबर भाग ले सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? यस, सारे मेंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे, क्योंकि सब अब इस समय इलेक्टेड ही है। अच्छा अब यहाँ से बात उठी गई है
कि 543 सारे के सारे इलेक्टेड हैं, तो मुझे कोई बता सकता है कि इसमें राज्यों की कितनी सीटें हैं और यूनियन टेरिटरी की कितनी सीटें हैं? राज्यों की कितनी सीटें हैं आज की कंडीशन में? एक्चुअल में अगर टोटल हम बात करें तो टोटल तो 550 है, ठीक है ना? इन 550 में 530 किसकी है? स्टेट्स की है, जो राज्यों के द्वारा चुनी जाएंगी, और 20 किसके द्वारा चुनी जाएंगी? यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। बात समझ आ रही है? यानी कि जो कुल सीटें हैं 550, उसमें 530 राज्यों के द्वारा चुनी जाएंगी और 20 किसके द्वारा? यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज की कंडीशन में देखें, तो आज कितनी सीटें टोटल चुनी जा रही हैं? 543। अभी 7 सीटें उधर वाली अभी हमने बचा रखी है ना, तो इन 543 में कितनी सीटें राज्यों के पास और कितनी सीटें यूनियन टेरिटरीज के पास है? 28 और 15 15 है शायद। अभी तक क्या था? 2019 के पहले तक 13 सीटें यूनियन टेरिटरी से भरी गई थी। भाई उसके यूनियन टेरिटरीज के पास टोटल कितनी सीटें हैं? 20। इसमें भरी कितनी जा चुकी थी? 13, ठीक है ना? अब जब से क्या हुआ, वो अलग हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में टूट गया। अब उसमें क्या हो रहा है? देखिए पहले के परिप्रेक्ष्य में क्या थी बात कि जो 545 सीटें थी, इनमें 530 तो भर ली गई थी राज्यों से पूरी सीटें फुल थी, ठीक है ना? 13 सीटें भर ली गई थी किससे? यूनियन टेरिटरी से, और 2 सीटें भर ली गई थी नॉमिनेटेड वाली। टोटल मिला के 545 हो गए ना। अब देखिए ये 2 तो हट गए, बचे कितने? 543। अब उधर जो जम्मू कश्मीर है वो भी अब राज्य नहीं रह गया, वो भी क्या हो गया? 2 यूनियन टेरिटरी में टूट गया, तो उसकी सीटें क्या है? उन दोनों को बांट दी गई, ठीक है ना? तो इसमें जो है 5 सीटें आ रही हैं किसके कब्जे में? जम्मू कश्मीर के अंडर में आ रही हैं 5, और लद्दाख के अंडर में कितनी आ रही हैं? 1, ठीक है ना? यानी कि 5 और 6 सीटें हो गई। 13 सीटें हमने यूनियन टेरिटरी से ऑलरेडी पहले भर रखी थी, 6 सीटें ये आ गई। तो इस आज की अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें, आज की कंडीशन में देखें, तो यूनियन टेरिटरी के पास कुल कितनी सीटें हैं? 19। 13 प्लस 6 कितनी? 19। और जो है राज्यों के पास कितनी सीटें हैं इस समय आज की डेट में अगर हम देखें? भाई मैंने बताया आपको ना कि 530 सीटें पूरी फुलफिल थी, पूरी 530 फुलफिल थी। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर अलग हुआ, अपने साथ 6 सीटें लेके अलग हो गया। जम्मू कश्मीर 6 सीटें लेके अलग हो गई, कितनी बची? 524, ठीक है ना? यानी स्टेट्स के पास कितनी सीटें बची आज की अगर डेट देखें हम तो 524। अब 524 और 19 को ऐड करिए, कितने हो गए? 543, ठीक ना? तो आज जो है 543 सीटें हमारे पास हैं। अब देखिए 226 में नया परिसीमन आयोग हो, 2026 में परिसीमन आयोग बैठेगा, तब वो बताएगा कितनी सीटें हमको बढ़ानी है, कितनी कम करनी है ना? 2026 तक तो कुछ है नहीं, तो 2026 तक हम अधिकतम कितनी सीटों में और इलेक्शन करा सकते हैं? अभी तक तो देखिए 524 सीटें भरी हैं स्टेट्स की और 19 सीटें भरी यूनियन टेरिटरी की, तो हम कितनी सीटें और भर सकते हैं? अरे यार मैं वही तो बता रहा हूँ कि भाई अधिकतम 530 सीटें हैं ना स्टेट्स के पास, अधिकतम 530 सीटें है ना स्टेट के पास, और भरी कितनी है अभी? 524। तो यानी कि स्टेट जो है 6 सीटें भी और भर सकता है। अगर कोई राज्य अलग हो जाए, नया राज्य बन जाए, बुंदेलखंड नया राज्य बन जाए, ठीक है ना, उसके बाद अलग सीटें चली जाएं या फिर कुछ सीटें बढ़ा दी जाए, तो हम अधिकतम 6 सीटें राज्यों की बढ़ा सकते हैं। और यूनियन टेरिटरी अभी और कितनी सीट बढ़ा सकती है? 1। क्लियर है ना? यानी कि अधिकतम 20 सीटें हैं यूनियन टेरिटरीज के पास लोकसभा में, और 19 फुलफिल हो चुकी हैं, ठीक है? बचपन नहीं पढ़ते थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन के वो नाविक भरते थे हम, तो वैसे ही भर चुकी हैं कितनी? 19 सीटें। पॉसिबिलिटी कितना है अभी? 1 सीट और भरने की। यानी अगर हम लद्दाख में चाहें तो अभी लद्दाख को 1 सीट मिली है ना लोकसभा में, हम चाहें तो उसको बढ़ा के 2 सीट कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर 2 सीट से हमको ज़्यादा करना है तो फिर हम क्या करेंगे? हम या तो परिसीमन आयोग आएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, सीटें बढ़ेंगी, या फिर जम्मू कश्मीर या किसी भी यूनियन टेरिटरी की सीटें कम की जाएंगी, तब नए को सीटें बढ़ाई जाएंगी। समझ आ रहा है ना? जैसे रिजर्वेशन था हमारा, अधिकतम 50% देना था, हम 50% में ही हम गुणा भाग कर सकते थे। एससी को कम दे दिया, ओबीसी को ज़्यादा कर दिया, ओबीसी को कम करके एसटी को ज़्यादा दे दिया। लेकिन अगर 10% एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ी तो हम कैसे बढ़ाएं? हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। हमारा 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो काहे के लिए आया था? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है ना?
तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया ना, अगर हमको 10% एक्स्ट्रा से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है 50% सीटों में ही रिजर्वेशन हो सकता है अधिकतम, लेकिन अगर हमको EWS को देना था 10%, तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है ना। और अमेंडमेंट कौन सा किया, 103, ठीक है। तो समझ आया सीटें, ठीक है। ये लोकसभा में सीटें हैं, यानी कि अगर कहाँ से कहाँ तक गए, खैर वो भी जानना जरूरी था। अगर आ जाता कि इस समय स्टेट के पास कितनी सीटें हैं, स्टेटों के पास कितने में इलेक्टेड हैं, 224 हैं, तो फिर बहुत आप लोगों को दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। आप लोगों को 530 याद थी, ये कैसा पड़ गया वो याद आना होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सारे सदस्य वोटिंग करेंगे, और राज्यसभा के कितने सदस्य वोटिंग करेंगे, 233, ठीक ना, क्योंकि उसमें अधिकतम कितने इस समय सीटें हैं जिसमें हम इलेक्शन करा रहे हैं, 245 को हम भर रहे हैं, और उन 245 में क्या है, 12 नॉमिनेटेड हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड है, ठीक है, और 233 क्या है, इलेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्टेड जो सीट है 233, यानी वो 233 मेंबर भाग लेंगे, ठीक है ना, यानी कि 543 ये और प्लस 233 ये, यानी कि आज की अगर हम डेट में देखें तो संसद से 776 सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे, यानी कि इलेक्टोरल कोलाज में संसद से कितने सदस्य होंगे शामिल, 776 आज की डेट में, ठीक है ना। आगे सीटें घट बढ़ जाए वो बात अलग है। अब ये सोचिए जरा कि ऐसा नॉमिनेटेड वालों ने ऐसा क्या कर दिया था कि उनको नहीं शामिल किया गया। भाई हमने उनका नॉमिनेशन भी तो इसी आधार पर किया था कि हम राज्यसभा में नॉमिनेशन कर रहे हैं कि भाई जो साइंस का जिसको नॉलेज है, जिसको समाज सेवा का नॉलेज है, जिसको कला का नॉलेज है, जिसको लिटरेचर का नॉलेज है, यानी कि क्या है, कुछ एलीट पर्सन है, उनको हम एक तरह से एलीट पर्सन तो कहेंगे, ठीक है। हमने उनको राज्यसभा में शामिल ही इसीलिए किया था, कुछ एलीट पर्सन को हम शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे जो हमारे अंगूठा छाप जो नेता हैं उनको कुछ इंस्पायर करें वो, ठीक है। जब हमने शामिल इसलिए किया ताकि वो क्या करें, अपने ज्ञान से कुछ अनुभव दे सके, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या किया, आप बताइए। सटीक कारण नहीं है ये, सटीक कारण नहीं है। आखिर वो भी तो जनता के ही एलीट पर्सन ही है। एक तरह से अगर राष्ट्रपति ने उन्हें चुना होगा तो इसी आधार पर चुना होगा कि जनता इन पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। वो ऐसे जो है दाऊद इब्राहिम को थोड़ा जो है चुन लेगा, हैं ना, दाऊद को चुन लेगा ना, और छोटे कोई गुंडे को चुन लेगा, मुख्तार अंसारी को चुन ले, ठीक है ना, ना ही जो है और मान लेके चलिए और भी बहुत सारे हैं नाम कह लेना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि उनको चुन ले, उनने भी उन्हीं को चुना जिनको पता है कि भाई जनता इनके अगेंस्ट नहीं खड़ी होगी, ठीक है ना। आखिरकार इन्होंने ऐसा ये किया कि एक तरह से ये राष्ट्रपति के ही आदमी हैं जो नॉमिनेटेड हैं। भाई अगर मैं राष्ट्रपति हूँ, मैंने तुमको चुन लिया है, बुला लिया, तो एक तरह से तुम आजीवन क्या होगे, मेरे कृतज्ञ हो गए ना, कि सर आप मेरे माई बाप है, आपने मुझे चुन करके और कैबिनेट में बैठा दिया है ना, मुझे पार्लियामेंट में बैठा दिया, तो आप क्या एक तरह से मेरे आदमी हो गए ना। तो अब क्या, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होगा तो मैं क्या कहूँगा तुमसे, मैंने वोट चुना था यार, ठीक है ना, तो इसलिए मुझको फिर से चुनो ताकि मैं तुमको अगली बार फिर से पार्लियामेंट में ले आऊँ, ठीक है ना। तो नॉमिनेटेड सिर्फ इसलिए नहीं इसमें शामिल किए जाते हैं क्योंकि वो एक तरह से क्या है, वो कृपा पात्र हैं राष्ट्रपति के, ठीक है ना। तो अब कृपा पात्र व्यक्ति को क्यों हम शामिल करें कैबिनेट इसमें, अपने निर्वाचक मंडल में, केवल एक यही कारण है, बस लॉजिकल अगर कोई कारण है तो यही है कि नॉमिनेटेड पर्सन को सिर्फ इसलिए नहीं शामिल किया था, क्यों, क्योंकि उनको चुनता ही राष्ट्रपति है, इसलिए यहाँ पे पार्शियलिटी होने की संभावना है। क्लियर है ना बात। दूसरा, विधानसभा से कौन शामिल होते हैं इस इलेक्टोरल क्लॉज में, विधानसभा से यानी विधायक, ये सांसद हो गए, विधायक कौन शामिल होंगे, वही जो इलेक्टेड होंगे, ठीक है ना, वही जो इलेक्टेड होंगे, यानी सभी विधानसभाओं के जो इलेक्टेड जो एमएलए हैं, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इलेक्टेड, वो शामिल होंगे। अच्छा, विधानसभाओं में अधिकतम कितने व्यक्ति नॉमिनेटेड किए सकते हैं, संसद तो सबको पता है, लोकसभा में तो, राज्यसभा में 12, विधानसभा में बताइए 1, ठीक है ना। विधानसभा में केवल एक मेंबर ही क्या हो सकता है, नॉमिनेटेड हो सकता है, ठीक है ना। और इसका नॉमिनेशन कौन करेगा, राज्यपाल। और राज्यपाल किसका आदमी है, राष्ट्रपति का। तो अब आप पहले सर इसको तो जो है राज्यपाल चुन रहा है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में इसको शामिल कर लेना चाहिए हमें, बट क्या है,
देखेंगे इनडायरेक्टली ये किसका फेवर करेगा, राज्यपाल का, और राज्यपाल किसका आदमी है, राष्ट्रपति का, ठीक है ना। तो एक जो है बढ़ गई ना सीरीज, अगर ये जो है नॉमिनेटेड मेंबर है तो किसका फेवर कर सकता है, राष्ट्रपति का, क्योंकि इसका जो है माई बाप राज्यपाल हो गया, राज्यपाल का राष्ट्रपति, तो इसलिए हमने नॉमिनेटेड इसको भी हटा रखा है। विधान परिषद हमने देखी रखी है क्योंकि कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए विधान परिषद भी शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो इसके इलेक्टोरल क्लॉज में कितने व्यक्ति शामिल हो गए, इसके लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है ना। इलेक्टोरल क्लॉज में लिख लीजिए, इसके इलेक्टोरल क्लॉज में इतने व्यक्ति शामिल हो गए, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट के क्या है इलेक्टेड और प्लस हाँ यूनियन टेरिटरी तो भूल ही गए, प्लस यूनियन टेरिटरी जिनकी क्या है विधानसभाएं हैं, यूनियन टेरिटरी जिनकी विधानसभाएं, कितने यूनियन टेरिटरी के पास विधानसभाएं हैं, द्वितीय पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर अब 3 ठीक है। ये मुझसे एक क्वेश्चन पीछे में गलत हुआ, जानता है कौन सा, कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, मुझसे गलत हुआ था क्योंकि बचपन से रहते चले जाते जोंग, तो मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत मारा जोंग में, अगला ऑप्शन लिखा था कुंचिकल, नया जो है अभी 2017-18 में हुआ ना उसकी माँ, और उसमें कुंचिकल को सबसे ऊंचा जलप्रपात घोषित किया गया है ना, गलत कर रहा हूँ क्या, ठीक है। तो मतलब देखिए कैसे क्वेश्चन गलत होते हैं कि आप पढ़ के रखे हैं यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी है जिनके पास विधानसभा है, आप क्या करेंगे, आप तुरंत गोला भर देंगे, उसके बाद कुछ हो सकता है, फिर आपको याद भी आ जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझसे गलत हो गया था, जबकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जियोग्राफी, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ बट ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा जियोग्राफी है, ठीक है। तो अब इतना सिली क्वेश्चन, ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि मैंने क्या बचपन से रटते चले आ रहे हैं जोंग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। लेकिन अब उसका कारण क्या है, देखिए जो जोंग जलप्रपात है वो सबसे बड़ा जल जो वो लेके जाता है जल की मात्रा, ठीक है ना, उसके हिसाब से सबसे बड़ा है जोंग, ठीक। और जोंग की जो हाइट है वो है 253 मीटर, ठीक है। देखिए जोंग क्या हो रहा है, शरावती नदी से सीधे गिर रहा है, शरावती नदी में स्थित है जोंग, ठीक ना, वो क्या है वो सीधे खड़ी ढाल से गिर रहा है। तो हम अगर ये नापते हैं ये है 253 मीटर, इसलिए है जोंग, और जो कुंचिकल है वो क्या कर रहा है, वो ऐसे गिर रहा है, ठीक है ना। ये बराक नदी पे स्थित है, ठीक है ना, बराक नदी पे स्थित है, दोनों ही कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। लेकिन हमने इसको कैसे नापा, ये नापा पूरी इसकी हाइट, ये हो गया 455 मीटर, तब है कुंचिकल। ऐसा नहीं है कि हमने इसको भी फीता रख के सीधे सीधे नाप लिया तो 455 मीटर है, इसको हमने जो नापा है तब वो 455, और सीधे खड़ी ढाल वाला कौन सा है, अभी भी जोंग है सबसे ऊंचा, अगर सीधे खड़ी ढाल देखें जैसे वो बाहुबली वाला वो नहीं, वो सीधी खड़ी ढाल वाला है, ठीक है। अगर ये कुंचिकल होता तो चढ़ नहीं जाता बाहुबली तुरंत, भाई पहले यहाँ चढ़ता यहाँ चढ़ता यहाँ चढ़ता चढ़ जाता, अब उसको चढ़ना सीधे इसे, इसीलिए दिक्कत हो रही थी उसे। हाँ मतलब हम क्या कहेंगे कि वो इसमें जोंग जलप्रपात को पढ़ा था कर्नाटक, और देखा जाए तो जब महिष्मती है तो महिष्मती नाम का एक साम्राज्य कर्नाटक में ही उल्लेखित हुआ था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जोंग जलप्रपात को पढ़ा था, ठीक है। चलिए तो इसमें कौन कौन शामिल हो गए इलेक्टोरल क्लॉज में, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी भी कौन सी, जिनके पास विधानसभाएं हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास विधानसभाएं हैं, कौन सी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक ना। लद्दाख नहीं, लद्दाख को विधानसभा नहीं मिली, ठीक, सिर्फ जम्मू कश्मीर को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिला है केवल, अभी सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए दिल्ली के पास तो कितनी सीटें हैं, 30 है सर, 7 तो जो है सिर्फ हम कितनी सीटें हम लोग देखेंगे, कितने दे रहे हैं, और दिल्ली को, पुडुचेरी को और किसको, जम्मू कश्मीर को। तो हमारे स्टेट 28 के 28 स्टेट हमारे शामिल हो गए, 3 यूनियन टेरिटरी शामिल हो गए, लोकसभा शामिल हो गए, और इन सभी के क्या है, इन सभी के इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। चलिए अभी थोड़ा सा तुरंत बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके इलेक्शन प्रोसेस की समय है, ये तो सबका हो ही गया। इस समय इतने संशोधन और इतने परिवर्तन हुए हैं, और वो जो भी नया परिवर्तन या संशोधन होता है वो आपके एग्जाम में जरूर रखा हुआ मिलेगा, जिस रूप में रखा हुआ मिलेगा।
तो इसलिए आपको जब भी एग्जाम देना है बड़ी गहरी सांस लेनी है, तो एक क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़ना है, ठीक है। और गोला भरने से पहले एक बार और तीसरी बार देख लेना उसे। तो ऑनलाइन हो गया सर, मिटा सकते हैं ना, ऑनलाइन हो गया तो मिटा सकते हैं। अभी पिछले बार तक तो ऑनलाइन नहीं हुआ है, इस साल पता नहीं तो पास में आई हो कोई अंदर से खुफिया जानकारी बात अलग है, लेकिन अभी तक तो ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऑनलाइन में फिर भी परिवर्तन कर सकते हो, ऑफलाइन में तो एक बार तीर छूट गया तो छूट गया। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस। देखिए इसी इलेक्शन प्रोसेस में ही पहले हम लोग बात कर लेंगे कि जो इलेक्टोरल क्लास, एक्चुअल में ये बात थोड़ा सा इलेक्टोरल क्लास नहीं करनी चाहिए कि एमएलए की वोट की क्या वैल्यू है, एमपी के वोट की क्या वैल्यू है, एक्चुअल में इसकी बात हमको इलेक्टोरल क्लास नहीं करनी चाहिए, दूसरा हमें प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने निकाल लिए हैं, इसमें भी ले सकते हैं, अगर हमको देखना है कि भाई है तो इलेक्शन ही तो हो रहा है, ठीक है, तो हम उसमें चाहे इलेक्टोरल क्लास कर लो चाहे इलेक्शन पसंद कर लो, है बात तो इलेक्शन की हो रही है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एमपीज में वोट देंगे और एमएलए वोट देंगे। एमएलए यूनियन टेरेटरी की भी हो सकते हैं और एमएलए स्टेट की भी हो सकते हैं। एमपी लोकसभा की भी हो सकते हैं और एमपी राज्यसभा के, भाई दोनों राज्यसभा के भी तो मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाएगा, और जो चाहे यूनियन टेरेटरी जो विधान वो राज्य हो उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाएगा। एमएलए जिसको हम विधायक कहते हैं और एमपी को हम संसद कहते हैं। हाँ ठीक है, हम पहले देखेंगे कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है और एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, यानी एमएलए और एमपी के वोट की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसी के आधार पर यही लोग क्या करेंगे, यही लोग उस इलेक्टोरल क्लॉज में शामिल होकर के और राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा राष्ट्रपति चुना जाएगा। अब अगर हमें एक एमएलए की वोट की वैल्यू देखनी है तो इसमें हम देखेंगे स्टेट की, यानी राज्य की कुल जनसंख्या, यानी कि टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, किसी स्टेट की अपॉन राज्य के कुल एमएलए, ठीक है ना, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्य। ठीक है, एक एमपी की अगर हमें वोट, एक एमएलए की वोट की कुल वैल्यू हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की बात कर लें 20 करोड़, ठीक है ना, अपॉन कितने विधानसभा में कितने सदस्य हैं, हाँ ठीक है ना, तो 20 करोड़ अपॉन 403, ठीक है, और गुड़े मतलब अपॉन में 1000, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है ना, यानी कि अच्छा अब जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की वोट की एक ही वैल्यू होगी, वो चाहे शराबी हो चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक है, उसकी भी वोट की उतनी ही वैल्यू हो जितनी कि राष्ट्रपति की है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये फिनोमिना सही नहीं है। इसमें क्या है कि जो स्टेट जितना बड़ा होगा उसका जो प्रतिनिधि है उसके वोट की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी, यानी कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में हम देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस स्टेट के सदस्य की होगी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, इसलिए तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाती है और गिराती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये फिनोमिना जो 1 पर्सन 1 वोट वाला है वो जो है लागू नहीं होता। उसमें जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी अधिक होगी उसके जो सदस्य है उसकी वैल्यू उतनी ही अधिक होगी वोट की, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव क्या चीज़, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन हम 1000 का भाग दे रहे हैं तो सिक्किम की जनसंख्या में और सिक्किम के जो एमएलए हैं
उनकी टोटल संख्या में 1000 का भाग देके देखो और जो ये कैलकुलेशन घर पे जाके करिएगा, ठीक है। अंतर फिर भी आएगा। हाँ हाँ आप अब ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। आप ये कैलकुलेशन गूगल से आप पहले देखिएगा कि सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, सिक्किम में वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, उनको आप डाल करके कैलकुलेटर में और 1000 का भाग दीजिएगा और फिर उत्तर प्रदेश का ये काम करके देखिएगा। हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर क्या हो रहा है? सूत्र है वो, उसको फॉलो करो तो मैथ में चल रहा है। अच्छा, पीछे तक आवाज़ नहीं जा रही, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। पीछे तक आवाज़ नहीं आ रही है तो बोल भी नहीं रहे आप लोग। अब थोड़ा बहुत आ रही है नहीं? अभी भी नहीं आ रही क्या? इसमें 8 आ गई। अब इसमें जो है ये वाले स्पीकर तब तो और नहीं सुन जाएगी, तब तो बिल्कुल आवाज़ ही हो गई। आगे आ जाओ ना, जब सीट खाली है तो ना पीछे बैठो। यहाँ पूरी सीटें खाली, इधर बैठ जाओ, आगे थोड़ा लो, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? एमएलए की वोट की वैल्यू कर रही है राज्य की कुल जनसंख्या कौन? विधानसभा के कुल सदस्य गुणे 1/1000, ठीक है ना। अगर हम एमपीज के वोट की वैल्यू देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम एमपीज के वोट की वैल्यू देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो एमएलए हैं, जो एमएलए जो चुने गए हैं उनके कुल वोट, जो एमएलए जो हैं सारी विधानसभाओं के, उनके कुल वोट यानी कि एमएलए के कुल वोट अपॉन जो संसद में निर्वाचित जो सांसद हैं उनकी संख्या। ठीक है ना, इसमें समझे आप? यानी कि अगर हमें एमपी के वोट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हम एमएलए जो जितने एमएलए हैं उनको कुल जितने वोट प्राप्त हुए हैं वो अपॉन जितने भी संसद में जितने सांसद हैं, यानी निर्वाचित जो सांसद हैं उनको जो है अपॉन में करेंगे और क्या हो जाएगा? एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। यानी संसद के कुल निर्वाचित जितने सांसद हैं,
संसद में कुल कितने निर्वाचित सांसद होंगे संसद में? वही आपका कितने मैंने बताए थे, 543 और 243, ठीक ना? तो यानी कि इतने कुल सांसद हो गए, ठीक है। हमने उससे जो डिवाइड किया, क्या आ जाएगी? एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। अब यही एमपी और एमएलए क्या करेंगे? एक इलेक्टोरल कोलाज पूरा बनाएंगे, गठन करेंगे और फिर क्या करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अब राष्ट्रपति का चुनाव की हम प्रक्रिया देखेंगे क्या है। ये हो गया। इसमें 1000 का भाग नहीं देना, ध्यान देना, इसमें भी 1000 का भाग देने चले जाओ। एमएलए की फुल वोट मतलब अरे एमएलए को भाई एक एक इंडिविजुअल हम उसमें काउंट करेंगे कि एक एमएलए को कितना वोट मिल रहा है पूरा, ठीक ना? यही तभी तो है, ये बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है पूरा। और इसको मॉनिटर कौन करेगा? इसको मॉनिटर भी कभी कभी आता है कि इस पूरे जो राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कोलाज है, इसको मॉनिटर या फिर जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसको मॉनिटर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना? सुप्रीम कोर्ट ही जो है यहाँ पे वो ना लगा के चले आना, चुनाव आयोग, ठीक ना? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ही मॉनिटर करता है किसको? इलेक्टोरल कोलाज को और इलेक्शन प्रोसेस को पूरा का पूरा कौन? सीधे सुप्रीम कोर्ट। इसको इरेज कर दो। ये वोट की वैल्यू कह सकते हैं ना, एमएलए की वोट की वैल्यू। ये नीचे जो संसद है, संसद है, ऊपर जो लिखा था ऊपर 1 MP वाला भाई देखिए यार एमएलए के कुल मैंने क्या कहा कि इसका कैलकुलेशन, इसके लिए पूरा एक सेशन चाहिए। अभी अगर मैं ये बताने आ जाऊँ ना भाई, ये भी क्या है कि इसमें ऐसा नहीं होता जैसे कि हम लोग जो लोकसभा का चुनाव हम लोग देखते हैं उसमें जो है क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वही जीत गया। बट इसमें नहीं है ये काम कि अगर ये सभी लोगों ने क्या किया, सभी लोगों ने चार प्रतिनिधि खड़े हैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, और उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहले जैसे मान लीजिए 4 मेंबर खड़े हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना? टोटल जितने सदस्य हैं ये वरीयता के अनुसार ये देंगे उसको, वरीयता क्रम के अनुसार इलेक्शन होता है। यानी कि सभी लोगों को कह दिया गया कि भाई आप लोग राष्ट्रपति को चुनिए, तो लोग क्या करेंगे? पहले वो लोग कहीं मतलब उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है, और दूसरे ने कहा कि हमारी दूसरी प्रायोरिटी है, और ये है पहली प्रायोरिटी, इसने कहा ये हमारी तीसरी प्रायोरिटी में है, मतलब बस प्रायोरिटी के अनुसार, ठीक है? यानी कि अगर मान लीजिए मैं आप और आप 3 लोग हैं, हम तीनों कह दिया गया कि आप जो है राष्ट्रपति को चुनिए, ठीक? तो मैंने क्या कहा, इसमें वरीयता क्रम के अनुसार इसमें इलेक्शन होता है। मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे नंबर वाला है वो बने राष्ट्रपति, ठीक है? अगर ये नहीं बन पाता तो फिर ये वाला बन जाए राष्ट्रपति, ठीक है? यानी कि अगर A, B, C और D, ठीक है? तो हमने कहा अगर मुझसे पूछा गया, मुझसे जो है मांगा गया ओपिनियन कि आप इलेक्शन दीजिए, आप वोट करिए, ठीक है? मुझे इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी पहली वरीयता है कि जो B है, जो B कैंडिडेट है वो बने राष्ट्रपति। अगर ये नहीं बन पा रहा है तो D बने राष्ट्रपति, ये नहीं बन पा रहा है तो C बने राष्ट्रपति, और अगर C भी नहीं बन पा रहा है तो अंत में बने A राष्ट्रपति। यही आपसे पूछ लिया गया कि भैया कौन बने राष्ट्रपति, तो आपने कहा मैं चाहता हूँ D, राहुल गांधी बन जाए राष्ट्रपति, ठीक है ना? फिर आपने कहा भाई, हमने कहा चलो मान लीजिए राहुल गांधी चले गए इटली, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी, इटली की नागरिकता ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये होगा कि भाई अगर उनकी नागरिकता रद्द हो जा रही है तो कौन बने, तो आपने क्या कहा, आपने कहा भाई शशि थरूर बन जाए, ठीक है? फिर ये भी नहीं बन पा रहा है तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी बन जाए, ठीक है? नरेंद्र मोदी भी नहीं बन पा रहा है तो कौन बन जाए? कौन? रामनाथ कोविंद दोबारा से, और चलो रामनाथ कोविंद दोबारा बन जाए। यानी आपने रामनाथ कोविंद को अपनी चौथी प्रायोरिटी दी। समझ में आ रही बात? आपसे कहा गया, आपने कहा पहले या तो ये बन जाए, ये ना बने तो ये बने, ये बन या तो ये या तो ये। आपने क्या किया, वरीयता क्रम के अनुसार आपने अपना वोट दे दिया। इसमें जैसे अभी हम लोग वोट देते हैं MP और MLA को, तो हम क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति को हम वोट देते हैं ना, एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं, और वो क्या करेगा, अगर वो वाली पार्टी क्या हो जाएगी, बहुमत में आ जाएगी, तो वो क्या सरकार बना ले जाएगी। लेकिन क्या सही मायने में वहाँ पे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हो पार्टी? भाई मान के चलिए अगर 10 सीटें हैं, ठीक है ना, अगर इसमें जो है जो 6 पा जाएगी वो बना लीजिएगी सरकार, और जो ये जो 4 बचे इनको जो लोगों ने वोट दिया उनका तो एक तरह से कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं रह गया, ठीक? तो अगर हम बात करें तो सरकार क्या सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर पा रही है? नहीं, वो केवल जो 6 लोगों ने जो वोट दिया उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही है ना। तो अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही बात कहते हैं, ठीक है ना, यही अगर हम कर दें
कि जो 50+1 वोट पा जाएगा वही जीत जाएगा। तो उसमें क्या राष्ट्रपति का सभी का राष्ट्रपति होगा? नहीं, क्योंकि सभी लोगों का वो प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहा। इसलिए क्या करेंगे, हमने वरीयता क्रम के अनुसार किया। अब जब हम इसमें हम क्या करेंगे, काउंटिंग कराएंगे, तो हमने काउंट करने स्टार्ट किया कि भाई ए को कितने लोगों ने नंबर 1 पे रखा है, ए को कितने लोगों ने नंबर 1 पे रखा है। हमने इसमें काउंट किया, मान के चलिए कितने लोगों ने ए को नंबर 1 पे रखा है। तो हमने काउंट किया 1 2 3 लोगों ने ए को क्या रखा है, नंबर 1 पे रखा है। बी को कितने लोगों ने रखा, अरे यहाँ पे तो ठीक है, अरे छोड़ दे इसको। बी को हमने देखा कितने लोगों ने नंबर 1 पे रखा है, तो हमने कहा बी को भाई 2 लोगों ने नंबर 1 पे रखा है, ठीक है ना। सी को कितने लोगों ने नंबर 1 पे रखा है, सी को मात्र 1 ने नंबर 1 पे रखा है। और डी को मान के चलिए कितने नंबर 1 पे रखा है, डी को मान लीजिए 5 लोगों ने नंबर 1 पे रखा है, ठीक है ना। डी को 5 लोगों ने नंबर 1 पे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम नंबर 1 वाला उम्मीदवार है उसकी हम सीटों को हटा देंगे। यानी इसका हमने क्या किया, इसको हमने रेस से बाहर कर दिया, कह दिया कि आप भर जाओ, ठीक है ना। और इसका जो सीट है वो हमने किसको दे दी, जो नंबर 1 वाला है उसको ट्रांसफर कर दी। यही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ट्रांसफरेबल, वो क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। सभी का मतलब एक समझ रहा है ना, अनुपात के आधार पे यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। ठीक, हमने क्या किया, जो सबसे कम वाला है उसको हमने रेस से बाहर कर दिया, ठीक है, 1 नंबर वाले से, और हमने उसको जो पहले नंबर पे जो चल रहा है उसको दे दिया। ठीक, फिर हमने काउंटिंग करनी चालू की कि भाई अब काउंटिंग करेंगे, अब नंबर 1 की दौड़ में कौन कौन शामिल है। फिर हमने जोड़ा, अब इसके हैं 4 सीटें हैं, इसकी है 2, इसकी देखिए पहले से 5 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 वाले को हम रेस से बाहर कर देंगे और इसकी जो दोनों सीटें हैं वो इनको बांट देंगे, ठीक है, वो इसको बांट देंगे। फिर हम दोबारा फिर काउंटिंग करेंगे, फिर देखेंगे कौन जो है अभी आगे चल रहा है, ठीक है। और ये है इसको, ये 4 लोग इसको अपना समर्थन दिए हैं, इसको 5 लोग दिए हैं, तो हम इसको भी हटा देंगे दौड़ से बाहर, इसकी सीटें पे हम इसको दे देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक एक करके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन के आधार पे जो चौथा कैंडिडेट है राहुल गांधी, वो जो है इलेक्शन जीत जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है ये इसका। तो इस तरह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए जो इलेक्टोरल क्लास के जो सदस्य हैं, थोड़ा सा इलेक्शन जो प्रोसेस है उसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लें तुरंत। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सबसे पहले तो क्या है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हो रहा है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समझ गया ना, कि यानी ये जो मैंने अभी बताया ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक तरह से जो राष्ट्रपति है वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना। हमने एक एक करके हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, सीटें हम उसकी आगे वाले को देते जा रहे हैं, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ये भी याद रखना है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय समझ में आ रहा है ना, यानी कि किसी एक व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी सीटें एलिमिनेट करके दूसरे को देते जा रहे हैं। एकल संक्रमणीय यानी कि ट्रांसफर हो रही है सीटें, ट्रांसफर हो रही है ना, सबसे नीचे वाले से तीसरे को सीटें ट्रांसफर हो रही, तीसरे से दूसरे को ही, दूसरे से पहले को ही, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति आ रही है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के पास जा रही है एलिमिनेट होते होते सीटें, ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की हमने सीट काउंट कर रहे हैं और फिर उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाओ इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाओ, मेंस में ही हो सकता है कि आ जाए, ऐसे नहीं आएगा यार। उसमें बस यही पूछेगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो पूछ लेगा, एक सेगमेंट पूछ लेगा, थोड़ा बहुत जो पूछ लेगा तो इलेक्टोरल कोलाज में कौन सा शामिल ये पूछ लेगा आपसे। जो बहुत ज़्यादा आपको कौन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थोड़ा भी जल्दी बनना है कि आप जो है उसमें पूरा मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। और हाँ भाई, अगर आईएएस में क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो वोटों की काउंटिंग ना कराएगा भाई, उसमें जो टिपिकल प्रोसेस है वोटर, इसमें ये पूछेगा, अगर ये तो प्री में भी आ जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये टर्म तो प्री में भी आ जाएगा। निर्वाचन पद्धति ना, तो मैंने बता दिया निर्वाचन पद्धति कैसे हो रही है, तो वो तो पूछता है ही, उसमें मैंने कहा कि नहीं पूछता, मैंने कहा उसका कैलकुलेशन ना कराएगा आपसे, सबसे टिपिकल तो कैलकुलेशन ही है, ठीक है। वैसे वो भी इलेक्टोरल कोलाज उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इलेक्टोरल कोलाज तो प्री में पूछ लेता है, ये तो प्री में पूछ लेगा, ये वाला जो किस्सा है, ठीक है। मेंस में भी पूछता है कोई, और इंटरव्यू में तो पूछ ही सकता है, मान लो कि चलो। वैसे तो इंटरव्यू में आपकी केवल क्या करते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, इंटरव्यू में आपसे बहुत ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें नहीं पूछते, उसमें एक दो अगर पूछ लिया, बाकी आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपसे कैलकुलेशन कराएगा नहीं, उससे आपसे ऊपर ऊपर पूछ लेगा, तो ऊपर ऊपर आपको बता देना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक त्रिकोणीय मत पद्धति के द्वारा ठीक ना राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब इसमें अगर इलेक्टोरल कोलाज पूछ लेता है कि इसमें जो इलेक्टोरल कोलाज में कौन कौन शामिल होता है, वो मैंने आपको बता दी, MP MLA यूनियन टेरिटरी के MLA, ठीक है ना, ये सारे मिलकर निर्वाचक मंडल बनाएंगे और वो सभी इस आधार पे, इस विधि के द्वारा क्या करेंगे, राष्ट्रपति को चुनेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन आज तक मैंने भी नहीं करके देखी, तो मैं अब यहाँ पर कैलकुलेशन कराऊंगा नहीं, ठीक है। बाकी अगर बहुत इंटरेस्टेड हो तो भाई फिर डेटा निकालो पूरा, प्रत्येक स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कितने उसमें MLA हैं, फिर उनको डिवाइड करो, ठीक है, तो फिर पूरा राष्ट्रपति को पता चल जाएगा कैसे बना जाएगा। इलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद हम क्या बात कर लें, जो आर्टिकल आपका 53 है वो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल क्या 53, उसमें क्या कह रहा है आर्टिकल 53 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, उसके बारे में बात करें। जुडिशरी की क्लास चलेगी नहीं चलेगी, जुडिशरी के क्लास है। आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। यानी प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव का हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा ना, प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो कहा गया कि भाई एक राष्ट्रपति का पद तो हमने 52 में देख लिया, उस 53 में कहा गया राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये भी एक उसकी कार्यपालिका की शक्ति है ना, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें देखते हैं तो हम इसमें देख लेंगे तुरंत थोड़ा सा राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लेंगे जब हम इसकी कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। कार्यपालिका के प्रधान है, ये सभी लोगों को पता है कि भाई ये क्या है, वास्तविक प्रधान तो है नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ एक तरह से नामी प्रधान है, ठीक है। यानी कि ये राष्ट्रपति वो शेर है जिसके दांत और नाखून तोड़ दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो है इसकी कुछ शक्तियां का उल्लेख हम लोगों ने किया है। इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी कार्यपालिकाई शक्तियां देखेंगे। कार्यपालिकाई शक्तियां, जो कार्यपालिकाई शक्तियां होंगी इसमें क्या क्या होगा, एक तो देखिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री देखिए नियुक्त हो रहा है ना, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है, यानी अपॉइंट। उसके जो मंत्रिपरिषद हैं उनकी नियुक्ति करना, क्या क्या पावर हो गई, PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी नियुक्तियां। एक इसकी पावर और कौन सी है इसमें भाई, कैग की नियुक्ति, महान्यायवादी जो है, ठीक है, उसकी नियुक्ति है, सॉलिसिटर जनरल। उसके बाद जो UPSC के जो चेयरमैन हैं
ठीक है, और अन्य जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो गई, इसी कार्यपालिका की शक्ति में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है। और क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस की नियुक्ति। अच्छा ये बताइए, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? हाँ? नियुक्ति। अब क्या है ना, वो पहले जो कोलास सिस्टम चलता था ना, कोलेजियम सिस्टम, जो पहले वो चलता था कोलेजियम, उस कोलेजियम होता था एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य न्यायाधीश। बट अब क्या क्या गया है, अब एक बना दी गई है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, अब ये बना दी गई है। अब इसके द्वारा क्या हो रहा है, अब वो जो है चुन रही है, वो जो है अपॉइंट कर रही है। तो एक तरह से हम देखें, चाहे वो चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, या अदर न्यायाधीश हो, या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, या हाई कोर्ट के अदर न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। फाइनल सिग्नेचर राष्ट्रपति के हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है ना। क्या हुआ, बड़ा संशय में हो? अच्छा वो नहीं, चेहरा ऐसा लग रहा, बड़ा संशय में हो, क्या हो गया? अरे सुनो, पहले अभी जब वो जुडिशरी, मैंने कहा ना कि जुडिशरी कौन पढ़ाया, अभी उसमें पूरा हम देखेंगे। पहले जो है कोलेजियम में कितने सदस्य, 1 और +2, फिर 1 4, फिर NJSC आ रहा है, फिर आगे का जो सिस्टम हो रहा है, अभी जुडिशरी पूरी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी इतना देखिए, वो जुडिशरी का पूरा अलग मैटर है। NJSC भी आ रहा है, उसमें भाई विधि मंत्री हो जा रहा था, इस वजह से उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, ठीक है ना, अपनी शक्तियों का हनन मान रहा था सुप्रीम कोर्ट, वो हम बात करेंगे जुडिशरी में, ठीक है। यही तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद चल रहा है। वो कह रहा है कि कार्यपालिका मेरी शक्तियों का हनन कर रहा है, कार्यपालिका कह रहा है कि न्यायपालिका जो है घुस रही है कार्यपालिका के कार्यों में, ठीक है। वो आगे जुडिशरी का मैटर है। इसमें क्या है, एक तरह से अगर आपसे कहता है कोई कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन कर रहा है, तो राष्ट्रपति ही कर रहा है, ठीक है। यानी सिग्नेचर कौन करता है, चुनता भले ही अपना क्या है, मतलब राष्ट्रपति क्या करेगा, चीफ जस्टिस से एक यहाँ पे मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई जज है, हाई कोर्ट के जज की अगर नियुक्ति करनी है ना, तो देखिए राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति सलाह लेगा किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। उसके बाद अदर न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के, और देखिए क्या होता है, जो हाई कोर्ट का जो जज है चीफ जस्टिस, जहाँ पे इसकी नियुक्ति होनी है, ठीक है, उससे मांगेगा सलाह। और यहीं पे एक डिस्प्यूट चल रहा है कि पहले क्या था कि राष्ट्रपति सलाह मांगता था, लेकिन सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बात नहीं था। अब क्या था, सलाह को ही सहमति कह दिया गया है। यही तो न्यायपालिका हस्तक्षेप एक तरह से हो रहा है, न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है कार्यपालिका में, ठीक है। तो अब क्या है, जो सलाह जो मांगता था ना राष्ट्रपति, वो सलाह अब बाध्यकारी हो गई, यानी सलाह को सहमति माना गया है। तो आखिरकार अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो राष्ट्रपति का सलाह को अब सहमति मान लिया गया है। यानी कि पहले देखिए, सलाह अगर मैंने आपसे कोई सलाह मांगी, आपने बोला, आपने कोई सलाह मुझे दिया, अब मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ या नहीं, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर मैंने आपसे कोई सलाह मांगा, ठीक है ना, अब क्या है, अगर उसको सहमति मान लिया गया कि ठीक है, जो मैंने आपसे सलाह मांगा उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, तो एक तरह से क्या, वो एसेंट मिल गई, यानी कि आपकी सहमति के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। 1947 के बाद अगर कोई भी मुद्दा आया हो, पहले जो कि पहले न्यायपालिका थी, तो पहले न्यायपालिका मतलब राष्ट्रपति कोई सलाह न्यायपालिका से मांगे, और 1947 से पहले तो राष्ट्रपति, तब न्यायपालिका उस समय राष्ट्रपति को यह बात बताने के लिए बाध्य होगी। परंतु 1947 के बाद अगर कोई भी बात आती है तो न्यायपालिका ये बताने के लिए बाध्य नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति उस समय भारत के द्वारा, या आप क्या बता रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रपति उससे सलाह मांगेगा और उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति काम करेगा कि नहीं, मैं अलग बात बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है कि वो सलाह दे या ना दे, ठीक है ना। मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति अगर उससे कोई सलाह मांग रहा है कि भाई इसको हम जज बनाए या ना बनाए हाई कोर्ट का, तो अगर जो है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने जो क्या दिया, अपनी सलाह दी, उसी को मान लिया गया कि उसी ने सहमति दे दी है कि हाँ, यानी कि राष्ट्रपति अब उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। सलाह सहमति मंत्र समझ रहे हैं आप लोग। सलाह का मतलब है कि भाई हमने मांग लिया किसी भी सलाह, सहमति क्या है कि हम आपकी सहमति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से माना गया कि राष्ट्रपति क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने पे ही नियुक्ति कर रहा है। डिस्प्यूट तो यही इसी बात का चल रहा है, डिस्प्यूट न्यायपालिका का उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, जो डिस्प्यूट तो यही चल रहा है ना, न्यायपालिका और भाई कार्यपालिका का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, और न्यायपालिका का प्रधान कौन है, चीफ जस्टिस। तो मैटर तो यही चल रहा है, डिस्प्यूट दोनों में, न्यायपालिका और कार्यपालिका में। ये जुडिशरी में बड़ा डिटेल से क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें चल रही हैं।
ये देखिए कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ हो गई। हम देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ सैन्य शक्तियाँ देखेंगे। सैन्य शक्तियों में क्या है, जैसे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, सैन्य शक्ति हो जाएगी। इसी की एक आपातकालीन शक्ति होती है राष्ट्रपति की, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 3 आधारों पे क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। 3 आधारों पे 352, 56 और 60 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। अभी आपसे पूछेगा है नहीं कि आर्थिक आपातकाल कितने बार लगाया गया, सभी लोगों को पता है, कभी नहीं लगा, ठीक है ना। तो जो है 3 तरह से आपातकाल लग सकता है, ये आपकी आपातकालीन शक्ति हो गई। उसके बाद इसकी एक शक्ति होती है वीटो से, ठीक है ना, एक इसकी वीटो की पावर होती है, यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 3 आधारों पे वीटो जारी कर सकता है। 3 आधारों पे वीटो जारी कर सकता है, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है ना। आत्यांतिक वीटो में क्या हो रहा है भाई, आतंरिक वीटो में क्या होता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो रहा है, कोई बिल पास हुआ, राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको जो है अपने पास होल्ड करता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको अपने पास होल्ड कर रहा है, वो उसकी क्या हो रही है, आत्यंतिक वीटो हो रही है। अभी देखिए पॉकेट वीटो में अंतर है, समझिएगा, पॉकेट वीटो में अंतर है, मैं समझ रहा हूँ पॉकेट वीटो कहने वाले हैं। हाँ, आत्यंतिक वीटो में क्या हो रहा है, उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। और उसको क्या करेगा, फिर जो निलंबनकारी वीटो आ रहा है उसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, कोई भी जो बिल है उसको क्या करेगा, खारिज कर देगा। भाई देखिए आतंकिक वीटो में क्या होता है कि अगर लोकसभा भंग हो गई, समझिएगा, होल्ड कैसे करेगा, अगर मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया बिल, अब पहुंचना है उसको राज्यसभा, मान लीजिए राज्यसभा के पास भी पास हो गया, पहुंचा कहाँ, राष्ट्रपति के पास। अब इसी दरमियान क्या हुई, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा में पास हो गए, राष्ट्रपति के पास जाएगा। मेरी बात सुनिए, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया फाइनल कंसेंट के लिए, फाइनल सिग्नेचर के लिए। अब क्या है, राष्ट्रपति अभी सिग्नेचर नहीं कर पाया है और लोकसभा क्या हो जा रही है, भंग हो जा रही है। तो सिर्फ इस आधार पर कि दोनों ने पास कर दिया है और अब साइन कर दीजिए, राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके साइन करने के समय लोकसभा भंग हो चुकी है। बात समझिए मेरी, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया। अब अगर राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया वो तो बात अलग ही है, क्योंकि अभी राज्यसभा में नहीं पास हो पाया। लेकिन अगर इन दोनों में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया फाइनल सिग्नेचर के लिए, यानी कानून बनने के लिए, और उस दरमियान लोकसभा अगर क्या हो जा रही है, गिर जा रही है, भंग हो जा रही है, तो राष्ट्रपति उसी समय सिग्नेचर करने से रोक देगा। ठीक है, वो क्या कहेगा कि जब नई लोकसभा आ जाएगी, नई लोकसभा जब आ जाएगी और वो फिर मेरे पास ऐसा कोई लेटर भेजेगी कि सर आप उसी बिल को आप पास कर दीजिए, तो मैं उसमें क्या करूंगा, साइन कर दूंगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है, उसको होल्ड कर लेता है। और नई लोकसभा अगर आई, उसने अगर ऐसा कोई वो नहीं दिया लिखित में, तो क्या हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एक ये वीटो है। निलंबनकारी वीटो क्या है कि अगर कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, वापस से भेज देता है सदन के पास। राष्ट्रपति क्या करता है, वापस से सदन के पास भेज रहा है, ठीक है ना। अगर उसको बिल्कुल से खारिज कर दे रहा है, भाई अपने सिर्फ अपने मतलब अगर देखा जाए तो अकेले तो उसको खारिज कर नहीं सकता, उसके पीछे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक प्रेशर है, ठीक है ना। तो अगर वो उसको क्या कर दे रहा है, रद्द कर रहा है, क्यों, अगर पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, समझेगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसका निलंबनकारी वीटो हो जाएगा। अभी इसमें भी अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं 1976 और 78 वाला, उसमें अभी इसमें भी कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, अभी मैं इसको भी डिस्कस कर लूँगा 2 मिनट में। और पॉकेट वीटो क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में से आपके लिए पॉकेट वीटो है। कुछ याद रखो चाहे ना याद रखो, जो पॉकेट वीटो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपसे आत्यांतिक और निलंबनकारी पॉकेट वीटो पूछेगा, ठीक है। पॉकेट वीटो क्या होता है, खारिज कर देगा, कुछ नहीं कहेगा, जो प्रस्ताव आएगा उसको खारिज तो कर ही नहीं सकता, खारिज नहीं करेगा, अपने पास रख लेगा, रोक के रख लेगा। वो सिर्फ क्या करेगा, अपने पॉकेट में रख लेगा उसको, ठीक है ना। कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास आया, अब ना ही राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर कर रहा है और ना ही मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा ये काम, वो क्या करेगा, उसको होल्ड कर लेगा। अब लोकसभा वाले आए, जिस तरह वो हमने भेजा था उसको पास कर दीजिए, कानून बना दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, वो करा ठीक है 4 दिन बाद आना, मैं कर दूंगा साइन। 4 दिन बाद पहुंचे, उन्होंने कहा वो अभी मेरी तबीयत खराब है, अगले हफ्ते आइएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या करेगा, वो ना तो मना कर रहा है और ना ही उसमें अपनी कंसर्ट दे रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, होल्ड करके रखे हुए है। और हमारे संविधान में कभी कहीं पे भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति उस बिल को कितने समय तक होल्ड कर सकता है। कुछ पूछना चाह रहा हो,
देखो, ठीक है। सर वो जैसे पॉकेट बिल्कुल लगा था जब वो हिंदू बोर्ड बिल लाया था अम्बेडकर साहब तब लगाए थे वो राजीव। हाँ, ये पॉकेट यानी जय सिंह पेपर लेके आए हैं, ठीक है ना। पॉकेट वीटो जो है, पॉकेट वीटो ये आ चुका है कुछ, ठीक है। एक बार वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित में भी आया था, ठीक है, यानी जय सिंह पेपर में आया था, यानी जय सिंह। तो इसमें क्या हो रहा है कि ना ही वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और ना ही अपना कंसर्न दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसको होल्ड करके रखे हैं। पॉकेट वीटो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति क्या उस बिल को वापस भेज देगा सदन के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा? नहीं, ठीक है ना। क्या उसको खारिज कर देगा? नहीं। क्या उसमें अपनी कंसर्न दे देगा? नहीं। वो क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा एक युक्त समय के लिए, जो उसको राष्ट्रपति को जो उचित लगे समय, उतने समय तक के लिए होल्ड करके रखेगा किसको, किसी बिल को, ठीक है। अब ये जो युक्त समय है, ये हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको अपने पास रोक करके रखेगा, बस ये बोल देगा हाँ मैं अगले हफ्ते करूँगा सर, ठीक है ना। तो पॉकेट वीटो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैन्य शक्तियाँ देख ली, एक राष्ट्रपति की एक पावर है अध्यादेश जारी करने की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेंस भी तो एक पावर 123 में, ठीक है ना। आर्टिकल 123 में देखिए यहाँ पे जो कार्यपालिका का प्रधान है, तो एक तरह से इसमें सब कार्यपालिका ही शक्तियों के अंदर ही आ रहा है भाई। एक तरह से जो उसका अध्यादेश है वो भी तो राष्ट्र क्या हो गया, बोर हो गया क्या, बहुत अंगड़ा ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो इसकी जो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसी में एक तरह से देखिए शामिल है, समझिएगा। 2-3 चीज़ों की बात देख लीजिए। ज्वाइंट सेशन, एक ज्वाइंट सेशन, ये भी देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति ही है। ज्वाइंट सेशन कौन से आर्टिकल में है, 108 में, ठीक है ना, 108 में ही है। अध्यादेश 123 में है, 108 में, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, राष्ट्रपति की अगर पावर्स को ही पूछता है तो इन 3 में ही पूछता है, ऑर्डिनेंस, ज्वाइंट सेशन और वीटो पावर, ठीक है ना। ये 3 में ही पूछेगा। अभी सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, ये सब और ट्रेंड हो गया है, आपातकालीन नहीं पूछता, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस हो गया, और एक तीसरा मैंने अभी क्या बोला, अरे वीटो, ठीक है ना। ये तीनों एक तरह से कार्यपालिका ही शक्तियां हैं। क्या हो गया, छोड़ दें क्या, छोड़ दें, अरे हाँ 11:30 हो गया, ठीक है। देखिए ये 3 जो है शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, कार्यपालिका शक्तियां। ज्वाइंट सेशन कब ये बुलाएगा, बस 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय। अगर ज्वाइंट सेशन कब बुलाएगा, जब कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अटका पड़ा है और दोनों अपना कंसर्न नहीं दे रहे हैं, एक ने दे दिया दूसरे ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। ऐसे करते हुए अगर मतभेद है दोनों में, तो क्या करेगा राष्ट्रपति, ज्वाइंट सेशन बुला लेगा। ज्वाइंट सेशन कौन से आर्टिकल में है, 108 में ना, और 111 में क्या है, वीटो, 111 में तो है वीटो, और 123 में है आपका ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। गलत क्या होगा, ठीक है, यही है, ठीक है। तो अगर जो है दोनों में मतभेद है, तो आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग क्या करेगा राष्ट्रपति, दोनों ही सदनों को एक साथ बुला लेगा, यानी कि संयुक्त बैठक कराएगा, और उस संयुक्त बैठक में क्या करेगा, उसको पास कराएगा, ठीक है। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर। बच्चों वाला सवाल है, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस में क्या होगा, अगर कोई दोनों सदन अगर सत्र में नहीं है, दोनों सदन सत्र में नहीं है और कोई इमरजेंसी कानून बनाना है, तो उस दशा में राष्ट्रपति क्या करेगा, ऑर्डिनेंस पास करके कानून बना देगा। वो क्या होगा, अल्पकालीन कानून होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, अधिकतम 6 माह तक, ठीक है ना। 6 माह प्लस 6 सप्ताह, ठीक है, अधिकतम 6 माह तक। और अगर सत्र सेशन नहीं तो 6 माह तक, और जैसे ही सत्र सेशन में आएगी, सदन जो है सेशन बैठेगा, सत्र चलाएगा जैसे ही सदन, तो क्या होगा, 6 सप्ताह का और समय मिलेगा। उस 6 सप्ताह में अगर उसको बिल को पास करा लिया अध्यादेश को, तो कानून बन जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, वो नल एंड वाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि ऑर्डिनेंस अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो हम क्या बताएंगे, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। 6 माह वो मिलेगा, उसके बाद 6 माह के बाद जैसे ही सत्र बैठी गई तो 6 सप्ताह का हमें और समय मिलेगा। क्लियर है बात। तो उसमें 6 माह प्लस 6 सप्ताह, बहुत सारे बच्चे 6 माह लिख के चले आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक अधिकतम कोई अध्यादेश प्रकाश में रह सकता है, प्रभाव में रह सकता है, ठीक है ना। ये हो गई इसकी अध्यादेश की पावर। बाकी वीटो की पावर मैंने 3 वीटो बता ही दिया है, इंपॉर्टेंट आपका पॉकेट वीटो, ठीक है ना। जो इसकी शक्तियाँ हो गई राष्ट्रपति की, और न्यायिक शक्तियाँ,
हाँ हाँ, कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं, हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। न्यायिक शक्तियाँ उसमें क्या कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, सजा को कम कर सकता है, ठीक है ना, सजा का रूप बदल सकता है। किसी को सश्रम कारावास मिला है तो उसको जो है क्या किया जाएगा, नॉर्मल कारावास कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जो सश्रम जो उसमें कामों करना पड़ता है वो हटा दिया जाएगा, लघुकरण कर दिया जाएगा। किसी को आजीवन कारावास कहा गया तो उसको 10 साल का बोल दिया जाएगा, 14 साल की सजा है तो उसको 8 साल की कर देगा, ठीक है ना, और क्षमादान कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसकी क्या हो जाएंगी, न्यायिक पावर, न्यायिक शक्तियाँ हो जाएंगी राष्ट्रपति की, ठीक है ना। जो कार्यपालिका के अंदर है, कार्यपालिका का एक प्रधान है, इसकी सारी शक्तियाँ आएंगी, ठीक है। थैंक यू। और ठीक है, जिसको आंसर की लेना हो वो रुके, बाकी सभी लोग जा सकते हैं।